दोनों अमीनो एसिड की बनी हुई है। 51 अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, इंसुलिन में केवल 51 अमीनो एसिड। अब सोचो डिस्कवर तो 20 है, तो रिपीटेड होंगे भाई। हाँ मैम। 20 हमने टोटल 20 डिस्कवर्ड किए हैं, उनमें से केवल 20 तो हमारे पास है। 51 अगर वो जुड़ा तो 20 का जस्ट दुगना हो गया, और उसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस मैम। समझ रहे हो ना? उसके बाद इन्होंने कहा कि ये पूरा चेन है, अब ये जब लिंक करेगी तो इनके बीच में सल्फाइड लिंकेज आ जाएगा, इन दोनों चेन के बीच में सल्फाइड लिंकेज आ जाएगा। फिर हम ये पेप्टाइड को हटा देंगे, नॉर्मल उसको लिख देंगे, जैसे ए चेन बी चेन, ए चेन बी चेन के बीच में पेप्टाइड लिंकेज है, हमने बनाया फिर ए चेन फिर बी चेन लिखा, और उनके बीच में सल्फाइड लिंकेज बना दिया ऐसे, सल्फाइड लिंकेज ये, ठीक, ये सल्फाइड लिंकेज बना दिया, और देख रहे हैं कि ये इससे जुड़ी हुई है ऐसे सी पेप्टाइड से। फिर ये सी पेप्टाइड को हटा दिया, पता है कि हमको दोनों जुड़ी हुई है, केवल ये दोनों आगे गिब्स के सिंबल में लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? यस मैम, आ गया, अब आ गया। थैंक यू मैम। आ गया कि हम लोगों को कैसे इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाना है। भानु? यस मैम। स्नेहा, बात क्लियर हुई बेटा? स्नेहा है क्लास में कि नहीं है? यस मैम। और जो एडीए टॉक्सिक जो एडीए डिसीजेस में टॉक्सिक जो डीएमिनेज था, वो किस सेल को इफेक्ट कर रहा था? पी और बी लिम्फोसाइट को, पी और बी। और अगर कोई पूछता है कि इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो बताएंगे 2, एक ए और दूसरी बी। समझ गए? दोनों आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? सी पेप्टाइड से। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड लिंकेज है। जैसे दो लॉन्ग चेन है, हम ये कह रहे हैं कि दो लॉन्ग चेन है, ये दोनों आपस में भी जुड़ी हुई है ऐसे, और ऐसे भी जुड़ी हुई है। बात समझ रहे हो? ऐसे आपस में जुड़ी हुई है, और इधर से ये भी लिंकेज है। तो जो लिंकेज है उसको सी पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सल्फाइड लिंकेज है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सल्फाइड लिंकेज है। बात समझ में आ गई? आ गया मैम। बात समझ में आ गई? उसके बाद लिखो, अब लिखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस, या देयर आर टू बेसिक मेथड। वही कंटिन्यू करना है। जीन थेरेपी में ट्रीटमेंट लिखवाई थी ना, हेडिंग ट्रीटमेंट? नहीं, जीन थेरेपी के बाद हमने ट्रीटमेंट हेडिंग डाली थी ना। ट्रीटमेंट में हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर रहे थे, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके हम इस डिसीज से बच पा रहे थे। उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट नोटेबल करके डालोगे, देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस, देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस टू ह्यूमन जीन थेरेपी। यानी इन्होंने बताया कि टू बेसिक अप्रोच, यानी टू बेसिक मेथड है ह्यूमन जीन थेरेपी करने के लिए। एक सोमैटिक, यानी सोमैटिक सेल से कर लें जीन थेरेपी, सोमैटिक यानी बॉडी सेल ले लें, बॉडी सेल ले लें। दूसरी जर्म सेल यानी वो ले लें, गोनेड्स की सेल ले लें। बात समझ में आ रही है? मतलब इन्होंने क्या कहा कि जीन थेरेपी को करने के लिए दो मेथड्स हैं, जीन थेरेपी को करने के लिए दो मेथड है। पहला है सोमैटिक सेल थेरेपी, सोमैटिक सेल थेरेपी, सेल थेरेपी, और दूसरा है जर्म सेल थेरेपी, जर्म सेल थेरेपी। सोमैटिक सेल थेरेपी और जर्म सेल थेरेपी, बात इतनी क्लियर हो गई? सोमैटिक सेल थेरेपी और जर्म सेल थेरेपी। यस मैम। समझ गए? सोमैटिक सेल थेरेपी के आगे लिखो सच एज बोन मैरो, सच एज बोन मैरो सेल, पैंक्रियास सेल। इसमें कौन कौन से सेल यूज करेंगे? बोन मैरो की सेल यूज करेंगे और पैंक्रियास की सेल यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? बोन मैरो की सेल यूज करेंगे और पैंक्रियास की सेल यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अगर और कोई सेल यूज करते हैं तो उससे हमको हाँ, अगर और कोई सेल यूज करते हैं तो हमको उससे बेसिक बेनिफिट ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों? हम बोन मैरो बनाना चाहते हैं, बोन मैरो ही तो चाहते हैं हम, हमको डिसीज को ठीक करनी है। अगर मान लो हम यहाँ की सेल निकाल लें तो हमें उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बोन मैरो तो नहीं ना बना पाएंगे। तो हमने बोन मैरो की सेल ले ली, जिससे हमको प्रॉपर वो सिचुएशन मिल जाए कि बोन मैरो को ही हमको ट्रांसप्लांट करना है। तो बोन मैरो की सेल ले ली,
दूसरा जो प्रोटीन जहां से पैंक्रियास से वो सिक्रीट हो रहा है इंसुलिन, वहां की सेल ले लें। हम तो एडीए से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, एडीए से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो या तो हम पैंक्रियास की सेल ले लें या तो बोन मैरो की सेल ले लें। हाँ मैम बोलो बोलो। पर मैम ये जीन थेरेपी तो हम कोई सी भी हार्मफुल जीन के लिए कर सकते हैं ना मैम, जीन थेरेपी। हाँ जीन तो किस किस सेल में करेंगे, यानी हमारे ओवम में और स्पर्म में कर सकते हो, जर्म से। यस मैम। अगर स्पर्म और ओवम को ले आए तो जर्म सेल हो गई, अगर तो सेकेंडरी उसाइड को ले आए तो भी जर्म सेल हो गई। सेकेंडरी उसाइड को यानी ओवम बनने से पहले, स्पर्म बनने से पहले स्पर्मेटिड ले आए तो भी जर्म सेल हो गई। तभी हम जीन थेरेपी कर पाएंगे, क्योंकि या तो फ्यूजन से पहले या तो जाइगोट बनने के बाद। समझ गए? अगर हमको कोई एडिशनल जीन थेरेपी वैसी डिसीज हुई है, लेकिन अगर हमको ऐसी डिसीज हुई है जिसको हम किसी चीज का ट्रांसप्लांट करके कवर कर सकते हैं, तो जिस जगह पे ट्रांसप्लांटेशन होना है हम वहीं की सेल निकाल लें। मान लो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होना है तो हम बोन मैरो की सेल निकाल लें, तो एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे सपोज करो हमारी स्किन आइसोग्राफ्टिंग करनी है, हमारे फेस की सर्जरी होनी है या हमारे हाथ की सर्जरी होनी है, और मेरे ही थाइस से निकाल कर स्किन यहाँ लगाई जा रही है, तो दिक्कत कम आएगी। रिजेक्शन होगा नो डाउट कि यहाँ से यहाँ लगाएंगे दिक्कत आएगी, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं आएगी कि रिजेक्शन करने लगे इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारी स्किन हमारे लगाई जाएगी तो जरूर रिजेक्शन होगा, क्योंकि फॉरेन है सोमैटिक, लेकिन रिजेक्शन होगा। चाहे सेक्स सेम हो चाहे डिफरेंट हो, डिफरेंट की तो बात ही छोड़ दो, सेक्स अगर सेम है तो भी रिजेक्शन होगा। समझ गए? तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोग्राफ्टिंग। जहां से निकालना हो वहीं की निकाल, जहां जाना हो वहीं की सेल निकाल लो। बात समझ रहे हो? आसना अनुरिया सुहानी यस मैम। तो हम ये भी कह सकते हैं मैम, ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे डिजीज है उसकी निकाल लो, वहां की निकाल के सही कर दो। नहीं नहीं, हम डिजीज की जगह की सेल को निकाल कर सही इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिसीज तो हमको हो गई और वो एरिया इन्फेक्टेड हो गया। तो अब अगर आपने एक सेल निकाल ली तो वो सेल तो इन्फेक्टेड है, उससे हमको बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना है तो हम आपकी बोन मैरो की सेल निकाल सकते हैं। आपकी बोन मैरो की सेल, मान लो हमको बोन मैरो आप देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको बोन मैरो की एक सेल दे दो। लेकिन जब तक हम ये कल्चर करवाएंगे तब तक हमारा टिकट कट चुका होगा, यानी हम मर भी सकते हैं क्योंकि कल्चर ही ना हो रहा है, हाथ से तो करेंगे नहीं। अगर मान लो डिसीज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर है और डिसीज आई और स्प्रेड होना शुरू हो गई, तो जब तक ये कल्चर फल्चर बन के तैयार होगा तब तक हमारा कंडीशन लास्ट मोमेंट तक पहुंच जाएगी। अब अगर हमने बना भी कुछ लिया है तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। मान लो आपकी बोन मैरो हमने निकाल ली, सेल निकाल ली, वो बोन मैरो मेरे पास बोतल में बन के तैयार हो गई। अब हमारी डॉक्टर ने कह दिया ये अभी जाए या कल जाए या 3-4 दिन बाद जाए, तो अब वो बोन मैरो आपकी मेरे में ट्रांसप्लांट करने का क्या मतलब, उस बोन मैरो को हम प्रिजर्व कर देंगे फिर फ्यूचर में काम आने के लिए। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब जर्म सेल में लिखो, जर्म सेल में लिखो स्पर्म सेल, एग्जाम्पल में लिखो स्पर्म सेल, यानी स्पर्म सेल क्या, स्पर्म ही, स्पर्म तो खुद ही सिंगल सेल है। बात समझ गए? स्पर्म, स्पर्म ओवम एंड जाइगोट, स्पर्म ओवम एंड जाइगोट। समझ गए? हम कहां प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास पीक पॉइंट है, हम कहां कहां थेरेपी कर सकते हैं। भानु बात समझ में आ रही बेटा? यस मैम। देखो एक हम जनरल रिव्यू आपको कल का दिए दे रहे हैं। हम जीन थेरेपी पढ़ा रहे थे, उसके पहले आप पढ़ के गए थे जब हम लोग इंसुलिन पढ़ रहे थे। समझ गए? तो हम इंसुलिन का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, फिर हमारा न्यू टॉपिक आया जीन थेरेपी। तो जब जीन थेरेपी पढ़ रहे थे, जीन थेरेपी में बताया गया कि हार्मफुल जीन को हार्मलेस जीन से रिप्लेस करना है। हमको पता हो कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई डिसीज है, जेनेटिकली डिसीज है, तो हम अपने में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम आने वाले चाइल्ड को बचा सकते हैं। लेकिन कब? जब हमको खुद पता हो कि जेनेटिक डिसीज है। अगर फर्स्ट चाइल्ड हो जाता है, मम्मी पापा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा हैंडीकैप है, तो डॉक्टर से तुरंत सजेशन लेना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, मतलब दोनों लोग नॉर्मल थे तो बच्चा हैंडीकैप कैसे आ गया।
फिर उन्होंने बताया कि आपका पैटर्नल यानी मैटरनल या पैटर्नल दोनों में से कहीं एक जीन था जो कैरियर की तरह काम कर रहा था, अब वो एक्टिव हो गया है, अब वो एक्टिव हो गया है। तो सेकंड चाइल्ड का जब हम चांस लेंगे तो हम जाइगोट की कंडीशन में ही जीन को रिप्लेस कर देंगे, उस जीन को रिप्लेस करके कोई अच्छा जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। समझ गए? इस अगर पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस की वजह से कोई डिसीज हो रही थी, जब हमने सबसे पहले जीन थेरेपी को डिस्कवर किया था, तो एक 4 साल की लड़की थी जिसको एडीए डेफिशिएंसी हो गई थी, और वो एडीए, तब हमको जीन थेरेपी की जरूरत पड़ी थी, तब हम जागरूक हुए कि हम जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। तो उस लड़की में क्या हो रहा था कि डिऑक्सी एमिनेज ज्यादा हो रहा था, एक्युमुलेट होने लग रहा था, वो एक्युमुलेट होकर यूरिक एसिड में चेंज हो रहा था, जिससे उसकी बॉडी से यूरिक एसिड निकल रहा था। बॉडी कमजोर होती है, कांपने लगी थी बॉडी, कांपने लगी थी बॉडी। तो उससे लास्ट मोमेंट क्या है, डेथ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हुई कि मर जाएंगे, लेकिन हाँ इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते थे जीन थेरेपी में। तो हम एडीए को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट सेल डिस्ट्रॉय हो रही है, इससे इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एडीए को रोकने के लिए हम क्या करें, थेरेपी दे दें, जीन थेरेपी कर दें। दूसरा एक प्रोसेस है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दें। हम बोन मैरो तब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब जेनेटिकली सिमिलर, यानी हम और आप सगे भाई बहन हो, तो आपका बोन मैरो मेरे लगेगा, मेरा बोन मैरो आपको लगेगा। अगर कोई डिफरेंट पर्सनालिटी है, उसका ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट है या ब्लड ग्रुप सेम है, तो भी हम बोन मैरो आपकी बॉडी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये इतना पैनिक और कॉस्टली ऑपरेशन होता है कि जल्दी जल्दी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लेता कि चांस ले ले, ला उसकी बोन मैरो निकाल दे, क्योंकि जिसकी बोन मैरो निकलेगी 6 महीने वो भी कमजोर रहेगा, और जिसके पास डाली जाएगी 6 महीने वो भी कमजोर रहेगा। तो हम 2 लोगों की जान पे खेल नहीं सकते, और इतना हम लोग डेप्थ तक जाते नहीं, तब तक हम लोगों का टिकट कट चुका होता है, क्योंकि हम लोगों के पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने का पैसा ही नहीं है। पहली बात तो अगर मिडिल क्लास फैमिली को कोई बीमारी होती है तो उसको 25-30 लाख रुपए बीमारी में, 60-70 लाख रुपए बीमारी में खर्च ही नहीं कर पाता है, और आज 60-70 लाख कॉमन हो चुका, करोड़ों में जाती बीमारी का इलाज। बात समझ गए? बात इतनी समझ रहे हो भानु? यस मैम। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद जरा देखो, फिर इन्होंने क्या कहा, ट्रीटमेंट में वही बात बताई गई कि बोन मैरो को हम ट्रांसप्लांट कर दें। फिर ट्रीटमेंट हो गया, फिर ट्रीटमेंट के 2 अप्रोच आए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 2 अप्रोच में हमने अभी आपको लिखवाया कि सोमैटिक सेल थेरेपी कर सकते हैं और जर्म थेरेपी कर सकते हैं। तो सोमैटिक सेल में जो तुम्हारी बोन मैरो लेके हम अपनी बोन मैरो जैसा बनाए और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें। तुम आप हमें मत दो, लेकिन हम आपकी बोन मैरो की सेल ले लें और बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराएं, बनाए। लेकिन जब तक ये बनेगी तब तक कहानी खत्म हो चुकेगी, क्योंकि इतनी जल्दी हड़बड़ाहट तो है नहीं कि रेलगाड़ी तुरंत बन गई। जर्म सेल थेरेपी क्या है, हम स्पर्म को ले लें, ओवम को ले लें, हमको पूरा पता है एक स्पर्म है, 23 क्रोमोसोम है। जब 23 क्रोमोसोम का पता चल गया तो उसका अपोजिट पेयर भी वैसा ही होगा। हम एक को सही कर ले, बाकी अपने आप सही है, क्योंकि 23 मम्मी से आएगा, 23 पापा से, तब जाइगोट बनेगा। या तो हम जाइगोट में कर लें या तो ओवम में कर लें। हम ओवम में कर नहीं पाएंगे, स्पर्म में तो एक बार कर भी सकते हैं, ओवम में नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, जाइगोट को सीधा टारगेट बनाएं और जाइगोट में कर दें। बात समझ में आ गई बच्चों? यस। बात समझ में आ गई सभी को? यस मैम, आ गया। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब आते हैं हम लोग, किसी को, यस एनीवन? स्नेहा, सुहानी, आसना, रिया, भानु? नो मैम। अब हम लोग आगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी इतना तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर लिया, आर्टिफिशियल हार्मोन बना लिया, जीन थेरेपी कर लिया। अब हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे, यानी हम किसी भी टेस्ट का बिल्कुल एंटर पॉइंट और एंडिंग पॉइंट विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। जैसे एड्स के लिए हमने टेस्ट डिस्कवर किया था एलाइजा टेस्ट डिस्कवर किया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एलाइजा ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब जरा देखो, एग्जामिनर आप लोग को प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया एलाइजा पे या एड्स पे, प्रोजेक्ट एलाइजा क्या बनाओगे, एड्स पे बनाओगे, तो उसमें ये हाईलाइट होगा। तो एग्जामिनर पूछेगा ये क्या है, इसको एंजाइम लिंक्ड क्यों बोलते हैं? तो इसको एंजाइम लिंक्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम एल्केलाइन फॉस्फेटेज है। बात समझ गए? इसका नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे क्यों है? क्योंकि इम्यूनिटी के अगेंस्ट इस टेस्ट को किया जा रहा है, एंजाइम लग रहे हैं, एंजाइम से लिंक्ड ये टेस्ट है, और सॉर्बेंट ऐसे का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। बात समझ गए?
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे का मतलब समझ गए? अगर हम किसी चीज की मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे हैं तो हमको क्या पता होगा एड्स कहाँ से आया, उसकी एंटरिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, उसको हम किस जीन को रिप्लेस करके रिकवर कर सकते हैं, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर लें, एड्स होने के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हुए, और एड्स से नहीं मरे तो किस चीज से मर गए, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यानी एक एक बात की, कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वही काम किया है हमने। बात समझ में आ रही बच्चों? यस मैम। अब लिखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कौन कौन सी यूज की जाती है। हमने एक टेक्नोलॉजी बताई थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहली आर की जगह आप रिकॉम्बिनेंट लिख लो वरना याद नहीं होगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? अपने डीएनए के साथ यानी होस्ट के साथ फॉरेन जोड़ दें तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा? फॉरेन जोड़ दे तो क्या बनेगा? आरडीएनए बन जाएगा बेटा। भानु, आसना, स्नेहा, सुहानी, ये बन जाएगा। अपने डीएनए के साथ हम किसी दूसरे को जोड़ दें तो आरडीएनए हो जाएगा। हम अब हमारे पास कोई चीज है, हम आपसे वो चीज मांग के अपने पास रख लें तो जो वो चीज है वो फॉरेन है। वो चीज फॉरेन है ना, समझ गए? होस्ट के साथ अगर फॉरेन जुड़ जाए यानी मेरे पास कुछ नया आ जाए तो जो मेरा दोनों मिलकर बने वो फॉरेन हो गया, जो दोनों मिलकर बने वो फॉरेन हो गया। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? यस मैम। आ गई ना बिल्कुल अच्छे से? दूसरी बात, दूसरी बात क्या बताई गई? हम कर ले पीसीआर। पीसीआर क्या करें? पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। अब जरा देखो इसमें क्या करते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था मॉलिक्यूलर में कि पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाने के लिए हेल्पफुल है। बताया था ना कि पॉलीमरेज जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां बताया था आरएनए स्प्लाइसिंग में हम लोगों का जब डीएनए बन रहा था तो हम लोगों ने बताया ना कि एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस जो बीटी नाइफ है, डीएनए को काटेगा। एक जो डीएनए को जोड़ेगा, और एक है पॉलीमरेज जो मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाएगा। हमारा डीएनए एक टुकड़ा लेके गए, अब वो एक टुकड़ा ले जाते डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक, जब वहां जाके रख दिया तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टुकड़ा ले जाएंगे और इस मशीन में डाल देंगे, वही पीस कई बन के तैयार हो जाएंगे। समझ गए? जैसे कहते कपड़े का कतरन, एक रुपट्टा लो, जैसे रुपट्टा लिया उसको कट 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 कट, या कागज लो और उसको हम लोग कभी कभी खेलने के लिए कैंची से काटते रहते हैं तो कई छोटे छोटे पीस कट जाते हैं। हमने क्या किया? एक डीएनए लाए थे, उसको इसमें डाल दिया। इसके पास ये एंजाइम है, ये मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बना लेगा। सेम मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बना लेगा क्योंकि डिवीजन के लिए हमने यहाँ इसको एंजाइम दे रखा है। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे आप सपोज करिए कि आप अपना सिटी छोड़ के कहीं गए और 100 रुपए पॉकेट में लेके गए और उस 100 रुपए से आपने 100 करोड़ बना लिए, तो अब आपको पैसे की कमी है? नहीं है ना। अब आपके पास अगर कोई लाख 1.5 लाख रुपए चुरा भी ले आपसे, 10 लाख भी चुरा ले तो ऐसा लगेगा कि समुद्र से एक लोटा पानी चला गया। समझ गए? हमारे पास एक होता, 100 रुपए होता और कोई पॉकेट मार देता तो अब हम बिना पानी के चुपचाप बैठे रहते क्योंकि बोतल वाले को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं दे, तो हम हैंड पंप ढूंढते या टैप ढूंढते जहाँ पे पियाऊ जल लिखा रहता है, वो ढूंढते कि पानी पी लें। समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? हम डीएनए के इसको लेके आए मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाने के लिए हमने पीसीआर का यूज किया। पीसीआर एक मशीन है जिसमें ये एंजाइम है पॉलीमरेज इसको बोलते हैं, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज। एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज। समझ गए? और करेगा क्या? मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाएगा। मल्टीपल कॉपी ऑफ
डीएनए बनाएगा। एक तो बात मैम कहें इसको बेटा, हम पॉलीमरेज को हम डीएनए पॉलीमरेज नहीं बोलेंगे हम? हाँ हम इसलिए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमर बनना मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए है, हम इसलिए पॉलीमरेज को डीएनए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मशीन के आगे सब्स्टिट्यूट नहीं लगा सकते। अगर हमने कह दिया डीएनए पॉलीमरेज तो एंजाइम प्रॉपर हो गया। पॉलीमरेज का काम होता है पॉली और मरेज यानी पॉलीमर्स का बनाना, चाहे वो आरएनए डाले तो भी बनेगा, डीएनए डाले तो भी बनेगा, इसलिए हम डीएनए नहीं, समझ गए। अगर हम डीएनए कह देंगे तो इसका मतलब हम आरएनए का काम नहीं कर सकते, सिर्फ डीएनए यूज करेंगे, समझ गए। यस हो गया। दूसरा आया इसमें जो फ्लॉपी थी, पहला आर, दूसरा 2 पीसीआर, और अब थर्ड आया ये हटा देना बेटा, ये पेप्टाइड वाला चेन हटा दें। पीसीआर, हाँ पीसीआर, इसको बोलते हैं पीसीआर। और एक हम लोग देते हैं हार्ट के लिए, तो वो क्या होता है सीपीआर। हार्ट के लिए जो हाथ बनाकर देते हैं ना, जब आपके सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं सीपीआर। उसको हाथ ऐसे बनाना सिखाया जाता है कि आप कैसे पंप कर सकते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सीपीआर, और ये पीसीआर, समझ गए। पीसीआर। दूसरा है एलाइजा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की 3 टेक्नोलॉजी है, एक है आरडीएनए, दूसरा है पीसीआर, तीसरा है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बात समझ गए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, हाँ ये एप्लीकेशन के लिए लगाया गया है ना, एप्लीकेशन के लिए, तो ASSAY है ऐसे। बात समझ गए? यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। अब जरा देखो, अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इन सब के बारे में लिखेंगे कि पीसीआर क्या है, एलाइजा क्या है, आरडीएनए क्या है। ठीक है, आरडीएनए तो हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे, थोड़ा पीसीआर और एलाइजा के बारे में देखेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग को प्रिंसिपल में पूरी पढ़नी है, तो हमको ये पता है कि होस्ट के साथ फॉरेन, मतलब जो बन के तैयार हुआ वो आरडीएनए, होस्ट के साथ फॉरेन यानी अपने पेन के साथ हम दूसरा पेन जोड़ लें तो ये क्या है, आरडीएनए। इस पेन के साथ ब्लू ढक्कन, आरडीएनए, ये मेरा था, ये ब्लू आपका था, फॉरेन हो गया ना यस बच्चों, हो गया, डाइजेस्ट हो रही है बात? यस मैम, आ रहा है, डाइजेस्ट हो रही है ना। अब जरा देखो, उसके बाद आते हैं हम लोग एक शॉर्ट नोट टाइप का लिखते हैं, इसकी सेकेंड हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पीसीआर। अब पॉलीमरेज लिख चुके हो तो शॉर्ट में भी लिख लोगे तो याद हो जाएगी ना पीसीआर। यस मैम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देख लिया, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV। अगर HIV नहीं आता तो हम ये दुनिया भर की कहानी पढ़ते भी नहीं, क्योंकि HIV को कंट्रोल, जैसे कोरोना है, कोरोना आया वायरस, हम लोग वैक्सीनेशन का दावा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बना लेंगे, वैक्सीनेशन कर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा पॉसिबल नहीं। जब 1981 में एड्स आया था तो वैक्सीनेशन अब बन पाया है उसका, वो भी प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे कि एड्स फैले ना, हम सिर्फ अपने आप को बचा पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। पीसीआर लिख ले बेटा, देखो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV। मैम हेडिंग का डालने हैं वो मैम, पहली वाली नहीं डालें ये नहीं, आरडीएनए हम लोग प्रिंसिपल में लिखेंगे, आरडीएनए हम लोग वहां प्रिंसिपल में पूरी डिटेल में लिखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ने के लिए लिख लेना, होस्ट प्लस फॉरेन इज इक्वल टू आरडीएनए। अगर कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर लिख लो होस्ट प्लस फॉरेन और बनने वाला आरडीएनए। मैम वही लिख ले, नहीं शॉर्टकट में यहाँ लिख सकते हो, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लो कि जैसे कभी हम रैंडमली आपसे कोई पूछता है तो आपको आरडीएनए के बारे में पता हो,
कि आरडीएनए एक्चुअल में क्या है। यस मैम। मैम ये इसके आगे लिखे इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV। हाँ हाँ, पीसीआर हेडिंग डालनी है। पीसीआर हेडिंग डाल के लिखोगे इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन HIV तक सबने लिख दिया ना। इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, यानी किसका HIV टेस्ट करेंगे हम लोग? पीसीआर HIV टेस्ट किसका करेंगे? जिसको एड्स होगा ना, जिसको एड्स है। समझ गए? हम चेक कराने गए हैं, किसी को एड्स है तो उसी का पीसीआर, अगर सिम्टम्स कुछ नजर आ रहे होंगे तो हम उसको रिफर करेंगे इस तरीके की डायग्नोसिस के लिए कि आप एड्स टेस्ट कराइए। कहीं ऐसा तो नहीं HIV पॉजिटिव है, समझ गए? क्योंकि अगर हम ब्लड का कंपोजिशन देखने जाएंगे तो हमको उस रिपोर्ट में HIV नहीं दिखेगा। अगर हम हीमोग्लोबिन का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वहां ब्लड ग्रुप नहीं पता चलेगा। ब्लड ग्रुप पता करने जा रहे हैं, अगर हम कहते हैं ब्लड का सब कुछ पता करना है, कंपोजिशन, नंबर ऑफ सेल्स, तो उस टेस्ट के चार्जेस अलग होते हैं। बात समझ गए? यस सर। लिखो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। इस बात को समझ गए कि पीसीआर का हम यूज कर रहे हैं HIV के डिटेक्शन के लिए कि एड्स के पेशेंट को HIV हुआ तो वो कैसा वायरस है। ठीक, लिखो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट इन जीन्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन लिखना, डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स, म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, यानी कैंसर के पेशेंट को हमको ये पता करना है कि कैंसर म्यूटेशन से हुआ है, रेडिएशन से हुआ है, कोई मेल न्यूट्रिशन से हुआ है, या कोई अदर फैक्टर बॉडी में एंटर कर गया है। बात समझ गए? जैसे हम लोग कहते हैं कैंसर का कॉज क्या है, कॉज तो वायरस है, घुसा कैसे ही है, ट्यूमर बना कैसे ही है, ये भी तो पता चले। सबके पास तो ट्यूमर है नहीं, सबके पास कैंकेरियस ग्रोथ ऑफ सेल नहीं है, तो इनके पास ऐसा क्या हो गया जो इनकी ग्रोथ हो गई। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो मैम एक बात पूछूं कि मैम हम ये डिटेक्ट क्यों कर रहे हैं मैम कि ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है या किसी की वजह से हुआ है? मैम जिसकी भी वजह से हुआ है हम उसको बस दवाई दे दें उसकी। हाँ, अगर आपको जड़ नहीं पता चलेगी उसकी तो आप कभी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी। जैसे आप पल्स रेट पकड़िए, या आपने आपको हमने सिम्टम्स बताए कि सर ये प्रॉब्लम है हमको, या मैम ये प्रॉब्लम है, तो आप डिटेक्ट करेंगे अपने नॉलेज से कि शायद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, शायद कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो सकता है, हम शायद लगा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर है वो तुरंत कहेगा ECG करवा लीजिए। समझ गए? ECG करवा ले, सीने में दर्द हो रहा है, ये देख ले कि हार्ट की प्रॉब्लम है या पसलियों में दर्द हो रहा है। क्योंकि तुमको तो समझ में आने, तुम तो पेशेंट हो, तुम तो नॉन मेडिको पेशेंट हो। तुमने कहते डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर 2 मेथड अप्लाई करेगा। एक तो पहला चेस्ट का एक्सरे करवाएगा, दूसरा ECG करवाएगा। दोनों में से कोई सिम्टम्स आपके मैच तो नहीं करते। अगर मैच नहीं करते तो वो नॉर्मल फिजिशियन दवा देगा कि आपको सर्दी लग गई है, ये विक्स लगा लीजिए, फलाना कर लीजिए, ये कर लीजिए। मगर स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब तक हमको मेन कॉज पॉइंट नहीं पता होगा, ओरिजिन पॉइंट, तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। बात समझ गए? जैसे आप कभी डॉक्टर बनेंगे तो आपको वहां पर ही पढ़ाया जाएगा कि कैंसर इतनी जगहों से हो सकता है। अब ये 10 पेशेंट आपके पास आए हैं, आप डायग्नोज करिए इस रूल को कौन फॉलो करता है। ट्यूमर बना देन कैंसर बना, केवल कैंसर बन गया, ब्लड में आया, इन्फेक्शन हुआ, कंटामिनेटेड से हुआ, या जेनेटिक है। अब आप ये इतने मेथड आपको पता है। पेशेंट आया, आप सब तो अप्लाई करोगे नहीं, तो आप अपने नॉलेज से उसकी तह तक जाओगे, उसके बाद उसको मेडिसिन दे सकते हो। तो अच्छे डॉक्टर हैं। लोग कहते हैं ना वो फिजिशियन इतना अच्छा है कि बिल्कुल बात को जड़ से पकड़ लेता है और बात खत्म हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस, उसको ये सब नॉलेज है।
अब जैसे आप मेरे पास है और सपोज करो हम झोला छाप डॉक्टर हैं, सपोज करो ऐसे ही डिग्री डिग्री लेके इधर उधर से बटोर के बैठने लगे क्लिनिक में। आपने हमको बताया डॉक्टर साहब यह दर्द है वह दर्द है ये वो है, ऐसे बता दिया। तो हमने 2-3 कंपोजिशन हमको पता है, पैरासीटामोल खा लो और ये एंटीबायोटिक एक ले लो, एक जिपी खा लो, एक फ्लेक्सान खा लो। ये तो कॉमन तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि दर्द हो रहा तो ये खा लो वो खा लो, सब मिला के दे दिया, दर्द तो खत्म हो गया, जड़ नहीं गई। बात समझ में आ रही है? यस मैम। बच्चों बात समझ रहे हो? तो हमको अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम बता रहे हैं आपको कि बेटा आपका बोन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपके सिम्टम्स बताने तक हम डायग्नोसिस में पहुंच चुके हैं। हमको पता है कि ये ट्रीटमेंट तो वहां से शुरू करेंगे तब यहाँ पे असर करेगा। बस समझ गए? जैसे सपोज करो कि कोई घरेलू लोग होते हैं, पैर में चोट लग गई, घाव हो गया, तो पहले क्या करेंगे, कागज भरेंगे, तो हल्दी चूना लगाएंगे, तो चोट सज्जी लगाएंगे। जब वो पूरी तरह के बिगड़ जाएगा तब डॉक्टर के पास ले जाके पहुंचेंगे। तो इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसीजेज, मैनी अदर जेनेटिक डिसीजेज, many other genetic diseases. It is responsible for formation of multiple copy of DNA, formation of multiple copy of DNA and RNA, formation of multiple copy of DNA and RNA, multiple copy of DNA and RNA, multiple copy of DNA and RNA. DNA and RNA लिख लिया बेटा, लिख लिया बच्चों? यस मैम। अब देखो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एक बात आपको बता दे रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डीएनए को जीन लाइब्रेरी कहते हैं या डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ बुक को नहीं कहते बुक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन होता है, तो यहाँ पर डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। और जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं डीएनए प्रोब। जैसे हम लोग कहते हैं ना शोरूम में गए, किसके शोरूम में गए? अगर जींस के शोरूम में गए तो जींस ही रहेगा, ठीक है, शर्ट में गए तो शर्ट ही रहेगी। तो कलेक्शन ऑफ डीएनए मतलब खूब सारे डीएनए की मल्टीपल कॉपी का, तो उसको बोलते हैं जीन लाइब्रेरी। और जो बन के बंच तैयार हुआ है उसको बोलते हैं डीएनए प्रोब। बात समझ गए? यस मैम। बात समझ में आई कि अगर हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ डीएनए, यहाँ पर सिंपल से तो मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, तो कलेक्शन ऑफ डीएनए ऊपर दिख नहीं रहा मैम। सॉरी यहाँ पे दिख रहा है? यस मैम यहाँ पे दिख रहा है। कलेक्शन ऑफ डीएनए नहीं, ये नोटेबल पॉइंट करके कहीं भी लिख सकते हो आप। पीसीआर कंप्लीट हो गया, ये हम आपको नोटेबल पॉइंट करके उसी में लिख लो, पीसीआर में ही, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। कलेक्शन ऑफ डीएनए अगर हम कहें, ये यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। अगर कलेक्शन कह दिया तो मल्टीपल कॉपी होगा जरूर। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस ठीक है। मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी और डीएनए लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी। बात इतनी समझ में आई? जीन लाइब्रेरी और डीएनए लाइब्रेरी, बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? और जो बंच है, बंच ऑफ डीएनए यानी पूरा कलेक्शन, जैसे नहीं बुक्स का पेजेस का बंच बना लिया, तो बंच ऑफ डीएनए, बंच ऑफ डीएनए यानी अगर कई बंच इसमें रखे होंगे तो उस एक बंच को, बंच ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब। बात समझ गए? बंच ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए प्रोब। बात इतनी समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस आ गई ना? बंच ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए प्रोब।
यस मैम। आ गई? इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसका बेटा डायग्राम नहीं है, पीसीआर का कोई डायग्राम नहीं है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक मशीन है, और मशीन हम यहाँ बनाए, मशीन बनाए क्योंकि जो काम हो रहा है वो तो मशीन की वर्किंग है, तो वो हम लोग की लैब स्टडी में ही यूज कर सकते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि पीसीआर भला क्या है, एक्चुअल में पीसीआर क्या है, उसमें क्या हो रहा है, क्यों इसका क्यों बनाई गई पीसीआर, और उससे हमको बेनिफिट क्या है। समझ गए? समझ गए? इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि पीसीआर Yes. क्यों बनाई गई, किस चीज का डिटेक्शन कर रही है, क्या चीज मल्टीपल बना रही है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कलेक्शन डीएनए का है, जीन लाइब्रेरी, बंच ऑफ डीएनए, यानी अलग अलग बुक का, जैसे बायो की बुक का कलेक्शन अलग है तो दैट इज प्रोब, मैथ्स अलग है तो दैट इज प्रोब, फिजिक्स अलग है प्रोब, केमिस्ट्री प्रोब, अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है लाइब्रेरी में। समझ गए? यस मैम। समझ गए बेटा? अब नेक्स्ट लिखो एलाइजा। अब नेक्स्ट लिखो एलाइजा, ALISA, सॉरी ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। It is a sensitive immunoassay. It is a sensitive immunoassay that uses an enzyme that uses an enzyme that uses an enzyme that uses an enzyme linked to an antibody, enzyme linked to that uses an enzyme linked to an antibody, to an antibody or antigen, to an antibody and antigen, to an antibody and antigen। बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। मम्मी सॉर्बिन का मतलब क्या होता है? सॉर्बेंट का मतलब जब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसेज इम्यूनोसॉर्बेंट है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये एंजाइम जो वहां पर एंटीजन, ये एंटीजन है, और जो वहां पर पड़ा होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जैसे कभी कभी देखा है कि इंक गिर जाती है तो हम लोग चौक रख देते हैं, इंक गिर जाती है तो चौक रख देते हैं, तो चौक एब्जॉर्ब कर लेती है। वही काम यहाँ पे सॉर्बेंट कर रहा है, एंजाइम वही काम कर रहा है। एंजाइम को एब्जॉर्ब कर देगा? नहीं, एंजाइम उसको जो अंदर एंटीबॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी तो डिटेक्ट कर पाएंगे कि मेरे पास क्या बन गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये एंजाइम जो है वो एक तरीके से स्पंज की तरह काम कर रहा है। स्पंज रख दो, वाटर एब्जॉर्ब, बाहर निचोड़ लो। समझ गए? जैसे हम लोग नहीं स्पंज पढ़ते थे, रख दिया स्पंज, पानी सोख लिया उसने पूरा अच्छे से, और उसके बाद बाहर निचोड़ दिया तो सारा गिर गया, यहाँ से लेकर आए वहां निकाल कर टेस्ट कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। समझ में आ गया ना? अब लिखो इसमें इट इज ऑफ सॉरी एज अ मार्कर, कॉमा कॉमा करके लिखो, एज अ मार्कर an antibody or antigen as a marker for the detection of a specific protein, for the detection of a specific protein, detection of a specific protein, especially an antigen, especially an antigen or antibody, especially an antigen and antibody, antigen and antibody। बात समझ गए? यस सर। अब बेटा ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस खत्म। अब हम लोग का है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ट्रांसजेनिक